हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, पदार्थों के सामान्य गुण का लेक्चर नंबर 8 हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया था। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, जो सोप बबल्स होते हैं या फिर लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं उनके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट एंगल, मेनिस्कस, कैपिलरी एक्शन एंड कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड की जो हाइट होती है, इसे कवर किया था। तो इन सारे ही टॉपिक्स को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में कवर किया था। आज के इस लेक्चर नंबर 8 में हम लोग करने वाले हैं लगभग 50 से 60 प्रश्नों को, MCQs, जो आपके बेस्ड होंगे इन सारे टॉपिक्स पे। जो भी आप प्रश्न देखने वाले हैं इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर है। 50 से 60 सवाल हम लोग करेंगे, जो कि बहुत है। अगर आप इतने कर लेते हो तो फिर इस टॉपिक के ऊपर सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इससे बाहर कम ही चांस है कि आएगा। तो लेक्चर नंबर 7 में आपने इन सारे की थ्योरी को कंप्लीट किया। इस लेक्चर में हम लोग इन पे बेस्ड MCQ करने वाले हैं। इतना कर लेने के बाद इन सारे टॉपिक्स के ऊपर सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। जब किसी द्रव की बूंद पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उसका आकार निर्धारित किया जाता है। देखिए, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में देखा था कि जो छोटी छोटी बूंदें होती है वो तो गोल होती है, लेकिन जब बूंदें बड़ी हो जाती है, थोड़ी बड़ी बूंद होती है, तो थोड़ी सी पिचक जाती है। क्योंकि इस वाले केस में जो है द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस पर ज़्यादा लगता है। बोल सकते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृष्ठ तनाव से जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, इसीलिए ये जो बूंद है ये पिचक जाती है। लेकिन जो छोटी बूंदें होती है, द्रव्यमान कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल इस पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव जो है सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल काम ना करे तो पृष्ठ तनाव के कारण चाहे बूंदें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो साइज में, वो एकदम स्फेयर होगी, है ना, गोले की आकार की होगी। ए हमारा आंसर। कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है क्योंकि साबुन जो है जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है या विलयन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बरसाती पर मोम की परत चढ़ाने से वह वाटर प्रूफ बन जाती है, इसका कारण है। जब बरसाती पर मोम की परत चढ़ा दी जाती है, यानी कि रेनकोट पर जब मोम की परत चढ़ा दी जाती है तब वह वाटर प्रूफ बन जाती है। मतलब जो पानी है वो मोम को गीला नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये तब हो पाएगा जब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, कोहेसिव फोर्स, वो ज़्यादा हो जाएगा। जो पानी है और जो वैक्स है, इन्हीं के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो एडहेसिव फोर्स होगा उससे, तो ससंजक बल का मान अधिक हो जाता है। और ऐसे केस में याद रखिएगा कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ये आपका होता है 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। स्पर्श कोण घट जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। पानी की सतह पर तेल की एक बूंद डाली जाती है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पानी की सतह पर जब हम तेल की बूंद डालते हैं तो तेल जो है पानी की सतह पर फैल जाता है, और फैल जाता है इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी है और जो तेल है इनके बीच में जो लगने वाला एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा है ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है उससे। ठीक है, यह बूंद पानी की सतह पर पतली परत के रूप में फैल जाएगी। बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि जो जल के अणु हैं और जो तेल के अणु हैं उनके बीच में लगने वाला जो आसंजक बल है वो ज़्यादा होता है तेल के अणुओं के बीच लगने वाला जो ससंजक बल होता है उससे। किसी एक ही द्रव की छोटी बूंदों का आकार बड़ी बूंद की तुलना में अधिक गोलीय होता है क्योंकि, तो हम लोगों ने पहले ही प्रश्न में देख लिया हुआ है। जो छोटी बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, बड़ी बूंदें जो होती है वो थोड़ी सी पिचक जाती है, क्योंकि इस वाले केस में गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण जो बल होता है उससे। इस वाले केस में पृष्ठ तनाव का जो बल होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में, इसीलिए जो छोटी बूंदें होती है वो गोलाकार होती है बड़ी बूंदों की तुलना में। तो पृष्ठ तनाव बल गुरुत्वीय बल से बड़ा होता है। बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस वाले केस में गुरुत्वाकर्षण बल जीत जाता है, इस वाले केस में पृष्ठ तनाव का बल जीत जाता है। तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता है। तेल लगा हुआ कांच है, पानी को गीला नहीं करता है। जनरली कांच को पानी गीला कर देता है, लेकिन उस पर तेल लगा दिया गया है तो जो पानी है वो कांच को अब गीला नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं गीला कर पा रहा होगा? वो इसलिए गीला नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि जो पानी है और जो तेल है इनके बीच में जो लगने वाला एडहेसिव फोर्स है वो कम होगा,
पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है उससे। ये देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि कौन अडहेसिव है कौन कोहेसिव है। सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव लगता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अडहेसिव लगता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। पानी का ससंजक बल ज़्यादा होगा पानी और तेल के अणुओं के मध्य आसंजक बल से। तो सही है, डी हमारा राइट आंसर। पानी की बूंद तेल में लगभग गोले की आकृति ले लेती है, क्योंकि गोले की आकृति ले लेती है मतलब सरफेस टेंशन जो है पानी के केस में बहुत ही ज़्यादा है। सरफेस टेंशन के पीछे कारण क्या है? कोहेसिव फोर्स, यानी कि जो जल के अणु हैं उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। जो जल और तेल है उनके अणु के बीच में जो अडहेसिव फोर्स लग रहा है उसके तुलना में। ये ठीक सेम कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। पानी का ससंजक बल पानी तथा तेल का आसंजक बल से ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृष्ठ तनाव से संबंधित नहीं है? कपूर के एक टुकड़े का पानी के ऊपर नाचना, ये पृष्ठ तनाव से संबंधित है, ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। छोटी पारे की बूंद का स्वयं गोलाकार होना, ये भी हो जाएगा। किसी चम्मच से घुमाने पर द्रव में उत्पन्न भंवर रूपी गति का कुछ समय पश्चात स्थिर हो जाना, तो ये गलत हो जाएगा। पारा कांच के पात्र को गीला नहीं करता है, ये सही हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा हुआ है लेक्चर नंबर 7 में। कांच की केश नली में द्रव के पृष्ठ की आकृति निर्भर करती है। कांच की केश नली है, ये कांच की केश नली है, ये है ग्लास, ये भी है ग्लास की कैपिलरी ट्यूब। इसको हम डुबोते हैं पानी में, तो पानी में डुबाने के बाद हमें ये पृष्ठ मिलता है, ऐसी आकृति में हमें मिलती है, तो इसे बोलते हैं अवतल चंद्रतल, कॉनकेव मेनिस्कस। और अगर हम इसको डुबोते हैं मरकरी में, है ना, मरकरी में डुबोते हैं तो हमें चंद्रतल ये मिलता है, इसे बोलते हैं उत्तल चंद्रतल। ये है मरकरी, राइट, और ये है वाटर, जल। इस वाले केस में जो अडहेसिव फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स से वो ज़्यादा मजबूत होता है। अडहेसिव फोर्स किसके बीच में? जल के अणु और जो कांच के अणु हैं उनके बीच में। कोहेसिव फोर्स किसके बीच में? जल के अणुओं के बीच में। इस वाले केस में अडहेसिव फोर्स कम होता है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा मजबूत होता है। अडहेसिव फोर्स किसके बीच में? जो मरकरी है और जो ग्लास है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। कोहेसिव फोर्स किसके बीच में? जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल ससंजक तथा आसंजक बलों के आपेक्षिक परिमाण पर कि कौन किस में ज़्यादा है उसके हिसाब से ये मेनिस्कस का निर्माण होता है। पृष्ठीय तनाव का गुण पाया जाता है, द्रव में, बी हमारा आंसर। द्रव का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, क्षेत्रफल के साथ घटता है। द्रव का पृष्ठ तनाव जो है क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। तापमान के साथ बढ़ता है, तापमान के साथ घटता है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि कांच की दो प्लेटों को एक दूसरे के निकट जल में अंशतः डुबाया जाता है तो वे एक दूसरे को करेंगी। दो कांच की प्लेटें हैं, दोनों को बहुत पास पास रखा है और जल में हम आंशिक रूप से उसको डुबा देते हैं, यानी पूरा नहीं डुबाते हैं, थोड़ा सा डुबाते हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि दोनों जो प्लेट्स हैं वो आपस में चिपक जाती है तो आकर्षित करेंगे, ये हमारा आंसर। एक बर्तन में कोई द्रव भरा है, द्रव ठोस असंजक बल द्रव के ससंजक बल की तुलना में बहुत कम है। ठोस के समीप द्रव सतह का आकार होगा। क्या बोल रखा है? देखो, जो हमारे पास आसंजक बल है सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में, द्रव के ससंजक बल की तुलना में बहुत कम है। ये कम है जो ससंजक बल है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये केस का मतलब क्या हुआ कि जो द्रव है वो ठोस को भिगाना नहीं चाह रहा है, तो ये बर्तन है और इसमें क्या है कि द्रव है और द्रव जो है ठोस को भिगाना नहीं चाह रहा है। ठोस मतलब क्या? ये सॉलिड है, बर्तन के बारे में ही कहा जा रहा है।
जो ठोस बर्तन है, ये भिगाना नहीं चाह रहा है तो ऐसा सरफेस बनेगा, है ना, ऐसा सरफेस बनेगा। ये हमारा लिक्विड है, सरफेस ऐसा बनेगा। और ये कौन सा सतह है? उत्तल है। उत्तल बोले तो कॉन्वेक्स, ये सतह मिलेगा हमें, उत्तल हो जाएगा। और भिगाना चाहता तो आपको अवतल मिलता, ऐसे ऊपर चढ़ता हुआ। इसमें देखो भिगाना नहीं चाह रहा है, जो द्रव है वो खुद में ही सिमट करके रहना चाह रहा है, ठीक है। और भिगाना चाहता तो ये ऊपर की ओर चढ़ता, ऐसे ऐसे चढ़ता दोनों साइड से। निम्न में से किस ताप पर जल के पृष्ठ तनाव का मान न्यूनतम होगा? टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही जो सरफेस टेंशन है ये घटता है। और टेम्परेचर अगर हम घटाते हैं तो सरफेस टेंशन जो है बढ़ता है। हमसे पूछा है न्यूनतम मान कब होगा? जब अधिकतम ताप होगा। तो 75 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर। यदि कांच की छड़ को पारे में डुबोकर बाहर निकाले तो पारा छड़ से नहीं चिपकता है, यानी जो पारा है वो छड़ को गीला नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि जो द्रव होता है, ठीक है, जो द्रव होता है वो ठोस को गीला नहीं करेगा, या बोल दो कि कम गीला करेगा। कम गीला करेगा कब? अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श कोण ये ज़्यादा हो, थीटा जो है ज़्यादा हो, बोल सकते हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। उसके बाद जो अडहेसिव फोर्स है सॉलिड एंड लिक्विड के बीच, वो आपका कम होना चाहिए। जो कोहेसिव फोर्स है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच, वो ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसे केस में जो मेनिस्कस जो आपका बनता है वो कॉन्वेक्स बनता है, उत्तल बनता है। स्पर्श कोण न्यून होता है, नहीं अधिक कोण होना चाहिए, गलत हो जाएगा। आसंजक बल अधिक है, गलत हो जाएगा। असंजक बल कम होना चाहिए, ससंजक बल अधिक है, सही है। पारे का घनत्व तो अधिक है, यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगाएंगे, बी हमारा आंसर। यदि पानी की बूंद को तेल की सतह पर छोड़ दिया जाए तो देखिए, अगर हम तेल की बूंद को पानी की सतह पर डालेंगे तो बूंद फैल जाएगी, लेकिन पानी की बूंद को हम तेल की सतह पर डालेंगे तो वो बूंद ही बनी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के जो अणु हैं उनके बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा मजबूत है, जो पानी है और जो तेल है इन्हीं के अणुओं के बीच में जो लगने वाला अडहेसिव फोर्स है उससे। तो यह विकृति, यह गोलाकार बनी रहेगी, डी हमारा आंसर। दो कांच की प्लेटें जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखी है कि इनके मध्य थोड़ा सा पानी है, इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका कारण है पृष्ठ तनाव। गर्म पानी से कपड़े धोना आसान है क्योंकि इनका पृष्ठ तनाव कम होता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। जल के किस गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? इसका कारण है पृष्ठ तनाव, बी हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पानी की सतह पर तेल की परत तैरती है जबकि तेल की सतह पर पानी की परत नहीं तैरती है। इसका कारण है, इसमें मान लो कि ऑयल है, राइट, और एक और लेते हैं, इसमें हम लेते हैं पानी, इसमें है हमारा वाटर। जब इस तेल की सतह पर हम पानी की बूंद को डालते हैं, ये पानी की बूंद है, तो ऐसे ही गोल बनी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अब यहाँ पर अगर हम तेल की बूंद को डालते हैं तो तेल जो है ऐसे फैल जाएगा, है ना, ऐसे फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑयल है इसका सरफेस टेंशन जो है ये कम है,
अब देखिए, पानी का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक है, हम बोल सकते हैं यस, पानी का पृष्ठ तनाव अधिक है, इसीलिए तेल की सतह पर जो है ये फैलता नहीं है। पानी का पृष्ठ तनाव बहुत कम है, गलत हो जाएगा। तेल की श्यानता अधिक है, पानी की श्यानता अधिक है, ये सब लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। ए हमारा आंसर। हम ये भी बोल सकते हैं इस वाले केस में कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है जो पानी के मॉलिक्यूल्स है, और जो तेल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स है। इस वाले केस में बोल सकते हैं कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं, पानी और जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो लगने वाला जो एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है जो तेल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्स से। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ससंजक बल निम्न में से किन के बीच कार्य करता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में कार्य करता है आपका ससंजक बल, यानी कि कोहेसिव फोर्स। और विभिन्न पदार्थों के बीच, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच एडहेसिव फोर्स काम करता है। ये दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, आकर्षक प्रकृति के होते हैं। और ये दोनों ही जो होते हैं आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, अंतर आणविक बल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। साथ में ये जो आपके फोर्स होते हैं दोनों के दोनों, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। किसी द्रव की सतह के अणु की स्थितिज ऊर्जा उसी द्रव के अंदर स्थित अणु की स्थितिज ऊर्जा के सापेक्ष, आंसर हो जाएगा ज़्यादा है। देखिए ये कंटेनर है, कंटेनर में द्रव है और ये द्रव की सतह है ना, द्रव की सतह है। द्रव की सतह पर भी बहुत सारे अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती है, जो सतह पर मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है अधिक होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो अंतर आणविक बल काम कर रहा है ना, उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कम है, और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास अधिक होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास अधिक होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी है जो इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के उनके तुलना में। ठीक है, तो ज़्यादा है, हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो सतह है ये चाहती है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाए, इसी कारण से हमें पृष्ठ तनाव जैसी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। क्योंकि पृष्ठ की ऊर्जा जो है वो ज़्यादा होती है, तो पृष्ठ चाहती है कि कम से कम ऊर्जा हमारे पास रहे, वो चाहती है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम से कम रहे, है ना, वो कम से कम रहे, इसीलिए जो है वो कम एरिया जो है रखना चाहती है। पृष्ठ तनाव में यही तो होता है कि जो सतह है वो कम से कम एरिया रखना चाहती है ताकि कम से कम मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है और ये जो ऊर्जा है ये कम से कम रहे। कोई भी सिस्टम ज़्यादा स्टेबल तब होता है जब उसके पास कम से कम ऊर्जा होती है। तो ये सतह भी चाहती है कि हमारे पास कम से कम ऊर्जा रहे ताकि हम ज़्यादा स्टेबल रहे। तो ये अपना दिमाग लगाती है कि हम सतह को कम कर देते हैं, सतह को कम कर देते हैं तो कम से कम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कम से कम हमारे पास ऊर्जा रहेगी। तो उसी सतह को कम करने की प्रॉपर्टी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। इस प्रक्रिया में दो छोटी छोटी बूंदें, 2 की जगह पर 10 भी दे दे, 100 भी दे दे, 1000 भी दे दे, कॉन्सेप्ट जो है सेम ही रहेगा। जैसे मान लो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे क्या करते हैं कि कंबाइन करते हैं और इतनी सारी बूंदें हैं, ये सब कंबाइन करके एक बूंद बनाते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी बूंद है, इतनी सारी छोटी छोटी बूंदें मिलकर के जो है एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। इस प्रोसेस में याद रखिएगा कि जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। कुछ और भी बातें हैं जो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस वाले केस के अंदर। देखिए जो छोटी छोटी जो बूंदें होती है उन सारे के
पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो है वो ज़्यादा निकल करके आएगा। ये सारी जो छोटी छोटी बूंदें हैं उन सारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम एक साथ ऐड कर दें तो जो बड़ी बूंद की पृष्ठीय क्षेत्रफल है उससे ज़्यादा आता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले प्रोसेस में जो सरफेस एरिया है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो कम हो गया है, वो कम हो गया है। इन सारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो सरफेस एरिया जो है यहाँ पर कम हो जाता है। जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से कम हो जाता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है तो याद रखिएगा जो पृष्ठीय ऊर्जा है, जो पृष्ठीय ऊर्जा है वो भी कम हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना, अगर ये एरिया कम हो जाए तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम से कम होंगे और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी। उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर सरफेस एनर्जी कहते हैं, वो कम हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो पृष्ठीय ऊर्जा भी जो है कम हो जाएगी। यानी पहले ज़्यादा ऊर्जा थी, अब कम ऊर्जा है, इसका मतलब कुछ ऊर्जा जो है यहाँ से निकल गई है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, वो एनर्जी जो है रिलीज्ड होती है। ये जो रिलीज्ड एनर्जी है ये बड़े ड्रॉप के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ऑफ बिगर ड्रॉप ये इंक्रीज कर जाएगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर जो ऊष्मा मुक्त होती है, यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा के रूप में, उस ऊष्मा को जो है ये जो बड़ी बूंद है ये अवशोषित कर लेती है। ये सराउंडिंग में नहीं जाती है बल्कि इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ही आपको आंसर करना है। हमारा आंसर यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे इस वाले केस के लिए। यदि दो सर्वसमान यानी कि आइडेंटिकल एक जैसे पारे की बूंदें मिलकर एक बूंद का निर्माण करती है तो इसका ताप है। यहाँ पर दो बूंदें जो है मिलकर के एक बूंद का निर्माण कर रही है तो जो बड़ी बूंद है उसका ताप बढ़ता है। सेम ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को तोड़कर 1000 छोटी बूंदें बनाई जाती है, तब छोटी बूंद की त्रिज्या होगी। देखिए एक बड़ी बूंद थी, ये एक बड़ी बूंद थी, इसको तोड़ करके 1000 छोटी बूंदें बनाई गई है। तो आप इस 1000 को साइड करो थोड़ी देर के लिए। मान लो कि टोटल n जो है, n छोटी बूंदें बनाई गई है और सबकी जो त्रिज्या है वो r है, सबकी त्रिज्या जो है r है। टोटल n बूंदें हैं और सबकी त्रिज्या जो है ये r है और ये एक बड़ी बूंद थी जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस वाले केस के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो आयतन होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, यानी इस प्रोसेस में जो आयतन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो इसका आयतन था, इसका आयतन हम कैसे लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, गोले का आयतन, ये बराबर हो जाएगा इसका आयतन, टोटल जो आयतन है। तो टोटल बूंदे n है और एक का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कैंसल आउट हो जाएगा तो r क्यूब ये बराबर हो जाएगा n इंटू में स्मॉल r क्यूब, n इंटू में r क्यूब। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। जो r क्यूब है ये बराबर हो जाएगा n इंटू में स्मॉल r क्यूब। हमारे इस केस में कहा गया है कि जो n है वो 1000 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे r क्यूब इज इक्वल टू 1000 गुने में r क्यूब। छोटी बूंद की त्रिज्या होगी तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r क्यूब इज इक्वल टू 10r का क्यूब और ये बराबर हो जाएगा r इज इक्वल टू, यहाँ से क्यूब हम लोग हटा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 10r। तो यहाँ से स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइड बाई 10। डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप VVI मार्क करो, अच्छे प्रश्न आएंगे तो ये वाला सवाल पूछा जाएगा। 10⁻6 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का, जब छोटी छोटी बहुत सारी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती है तो जो बड़ी बूंद बनती है उसका तापमान बढ़ जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले सब कुछ।
सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी जो है रिलीज होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। हालांकि टेम्परेचर जो है घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो एनर्जी रिलीज हुई है वो वातावरण में न जाकर के जो बड़ी बूंद है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। जब दो बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में कौन से कथन सत्य है? ऊर्जा मुक्त होती है, सत्य है। ऊर्जा अवशोषित होती है, गलत है। बड़ी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बूंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग से अधिक है, गलत हो जाएगा। बड़ी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बूंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल से कम है, सही हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर ए भी है और डी भी है। जो उत्तर है वो ए भी है और डी भी है। एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण, गीला नहीं कर पाएगा, इसके लिए स्पर्श कोण हम बोलेंगे 90 डिग्री से बड़ा यानी कि अधिक कोण, और गीला कर देगा उस केस में 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण। केश नली में पारे का चंद्रतल होता है। अब देखो यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि जो केश नली है वो कौन से मटेरियल का है। अगर नहीं बताया जाए तो हम लेकर के चलेंगे क्या? कांच। अगर नहीं बताया जाए तो हम लेकर चलेंगे कांच। तो जब केश नली को पारे में डुबोया जाता है, केश नली इतनी मोटी नहीं होती है, पतली होती है, ठीक है। ये इसमें पारा है, पारा बोले तो मरकरी है, और ये जो सतह है पारे की, यहां पर जो सतह है केश नली के बाहर, केश नली में जो पारे का स्तर है, केश नली के बाहर जो स्तर होता है पारे का, उससे कम ही होता है ना, उससे कम होता है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये हम पॉइंट लेते हैं जो मुक्त सतह है उस पर भी होना चाहिए, और ये जो केश नली है इसके सतह पर भी होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं द्रव की सतह पर और एक इस ठोस के सतह पर। ये एंगल हम लोग लेते हैं, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसमें हम लोगों ने क्या भरा हुआ है? मरकरी। तो इसे बोलते हैं उत्तल, उत्तल चंद्रतल। ए हमारा आंसर, उत्तल चंद्रतल। ताप के बढ़ने पर द्रव का स्पर्श कोण, द्रव का स्पर्श कोण क्या होगा? देखिए टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज करेगा, और सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, मान लीजिए कि थीटा सी हमने कह दिया, सी यानी कि कांटेक्ट, थीटा यानी कि एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करें तो जो पृष्ठ तनाव है वो इंक्रीज करेगा, और जो कांटेक्ट एंगल है वो भी इंक्रीज करेगा। ताप बढ़ाने पर द्रव का स्पर्श कोण घटता है, बी हमारा आंसर। कांच और पारे के मध्य स्पर्श कोण, कांच और पारे के बीच स्पर्श कोण क्या होगा? देखिए पारा जो है कांच को गीला नहीं कर पाता है, पारा अगर कांच को गीला नहीं कर पाता है तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अभी देखो हम लोगों ने देखा था ना, ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज़्यादा होता है, ये ग्लास है, ये मरकरी है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। पारे की बूंद कांच पर नहीं फैलती है क्योंकि पारे और कांच के बीच का स्पर्श कोण क्या हो जाएगा? अधिक कोण। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अच्छा, कांच और पानी के केस में न्यून कोण, कांच और पानी के केस में न्यून कोण, क्योंकि जो पानी है कांच की सतह को गीला कर देता है, लेकिन जो पारा है वो कांच के सतह को गीला नहीं कर पाता है क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज़्यादा होता है। 0 डिग्री स्पर्श कोण वाले द्रव के चंद्रतल की प्रकृति होगी अर्धगोलाकार। 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है होना चाहिए, 0 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। देखिए ये तो हम जानते हैं कि अगर ये चंद्रतल हमें मिलता है अवतल, वैसे केस में जो कांटेक्ट एंगल है वो हमें 90 डिग्री मिलता है, सॉरी 90 डिग्री से कम मिलता है। ये एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये स्पर्श रेखा खींचते हैं, और इनके बीच में जो एंगल बनता है वही हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए ये 0 डिग्री कब होगा? जब ये जो टेंजेंट है ये खिसक करके यहाँ पर चला है,
सॉलिड पे जो हम लोगों ने टेंजेंट को ड्रॉ किया है उसके साथ जा करके ये टेंजेंट जो है मिल जाए इस वाले डायरेक्शन में जा करके, है ना। और ये कब पॉसिबल है, जब ये जो चंद्रतल है कुछ एकदम अर्धगोलाकार हो जाए, वैसा अर्धगोलाकार, बिल्कुल अर्धगोलाकार जो है यहाँ पर होना चाहिए। वैसे केस में क्या होगा कि ये जो टेंजेंट हम खींचेंगे और इस लिक्विड के सरफेस पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे। ऐसे केस में थीटा हमारा 0 डिग्री आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अर्धगोलाकार, हेमीस्फेयर, और ये हमारा कॉनकेव, सी हमारा राइट आंसर। और इस वाले केस में सबसे ज्यादा गीला करता है द्रव ठोस को। इस वाले केस में सबसे ज्यादा ठोस को गीला किया जाता है द्रव के द्वारा। जब R1 और R2 त्रिज्या के साबुन के दो बुलबुले मिलते हैं तो उभयनिष्ठ सतह की वक्रता त्रिज्या होती है। दो बुलबुला है, दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो एक कॉमन सरफेस होगा ना, एक कॉमन सरफेस होगा जो कि कर्व होगा, उसी की त्रिज्या पूछी है यहाँ पर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कॉमन इंटरफेस, ये आप याद रखेंगे R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। वैल्यू देकर के आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि जो R2 है ये बड़ा है R1 से, यानी बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटे वाली त्रिज्या को घटाना है नीचे। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ R2 जो है ग्रेटर देन R1 है। R त्रिज्या की एक द्रव की बूंद में दाब अधिक समानुपाती है। लिक्विड ड्रॉप के बारे में आपको क्या सब बताया गया था लेक्चर नंबर 7 में, कि भाई अंदर में लिक्विड है, बाहर में आपका एयर है, जनरली एयर ही होती है, और अंदर में लिक्विड है। मान लीजिए कि त्रिज्या जो है इसकी R है, और आपको बताया गया था कि जो अंदर में प्रेशर होता है, अंदर में इनसाइड जो प्रेशर होता है वो बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा है उसी को दाब अधिक कहा जाता है, कितना ज़्यादा है उसी को दाब अधिक कहा जाता है। तो लिक्विड ड्रॉप द्रव की जो बूंद होती है उस केस में अंदर वाली जो प्रेशर है वो ज़्यादा है बाहर वाले प्रेशर की तुलना में। P0 यानी कि वायुमंडलीय दाब, जनरली बाहर में आपको वायुमंडल ही मिलेगा, इसलिए वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और Pin यानी कि जो ड्रॉप है उसके अंदर का दाब। एक्सेस प्रेशर, इसी को डेल्टा P कहा था हम लोगों ने। ये क्या हो जाएगा भाई, अंदर में ज़्यादा है तो अंदर वाले में से हम लोग बाहर वाले को घटाएंगे, ये एक्सेस प्रेशर है। कितना मान है 2T/R, ये R है त्रिज्या। अच्छा, इतना तो एक्सेस है, इतना एक्स्ट्रा है, बाहर की तुलना में अंदर में ये एक्स्ट्रा है। तो अंदर में टोटल कितना है, टोटल प्रेशर अंदर में कितना हो जाएगा, जितना बाहर में है उतना तो है ही, ये एक्सेस है, ये एक्स्ट्रा है। तो एक्सेस प्रेशर जो है ये किसके समानुपाती है, यहाँ पर देखो किसके समानुपाती है, जो डेल्टा P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है R⁻⁻1 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम बोलेंगे रेडियस के। तो C हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा समानुपाती है R⁻⁻1 के और व्युत्क्रम अनुपाती है R के। साबुन के किसी गोलीय बुलबुले के अंदर तथा बाहर के दाब में अंतर होता है। बुलबुले के अंदर तथा बाहर के दाब में अंतर होता है। देखिए, बुलबुले के अंदर दाब ज़्यादा होता है बाहर के तुलना में, जितना ज़्यादा होता है उसी को हम लोग दाब अधिक बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। और साबुन के बुलबुले के केस में याद करो, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बातें हैं जो बताई हुई है, और वो ये है कि साबुन के बुलबुले के केस में हम लोग दो सतह को लेते हैं, दो सतह को लेते हैं, और अंदर में क्या है, अंदर में एयर है, ठीक है। अंदर में क्या है, एयर है, क्योंकि ये बुलबुला है ना, अंदर में एयर है, बाहर में भी एयर है।
त्रिज्या मान लीजिए कि आर है, हम दोनों के केस में जो है आर ही त्रिज्या लेकर चलेंगे, है ना। इसको भी आर ही लेकर चलेंगे, इसको भी आर ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि दोनों सतह जो है बहुत ही क्लोज होती है, बिल्कुल लगभग सटी हुई होती है, तो दोनों के केस में हम त्रिज्या आर ही लेकर के चलते हैं। बाहर वायुमंडल है, वायुमंडलीय प्रेशर को हम लोगों ने पी नॉट से दिखाया, और अंदर में जो प्रेशर है उसको हम लोगों ने पी इनसाइड कह दिया। इस वाले केस में भी, है ना, ये हमारा सोप बबल है, साबुन का बुलबुला है। इस वाले केस में भी भाई अंदर का जो दाब है वो बाहर वाले दाब से ज़्यादा होता है। अच्छा, कितना ज़्यादा होता है उसी को हम लोग एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। अंदर में कितना ज़्यादा है उसी को हम लोग दाब अधिक बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। डेल्टा पी से हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे। कितना ज़्यादा है तो अंदर वाले में से बाहर वाले को घटा देंगे, है ना, अंदर वाले में से बाहर वाले को घटा देंगे। तो ये रहा अंदर वाला और ये रहा बाहर वाला, घटा दिया हम लोगों ने। ये मान जो है निकल करके आता है 4T/R, 4T/R। देखो ये T जो है ये टेम्परेचर नहीं है, सरफेस टेंशन है। यहाँ भी जो T है ये टेम्परेचर नहीं है, सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। पता चला कि आपने तापमान रटा हुआ है इसको। अंदर में टोटल दाब कितना हो जाएगा, बाहर में जितना है वो तो है ही, साथ में जो एक्सेस प्रेशर है। तो पूछा है कि अंदर तथा बाहर के दाब में अंतर होता है 4T/R। हमारा आंसर बी हो जाएगा। किसी द्रव की दो बूंदों की त्रिज्या भिन्न भिन्न है, बाहर की तुलना में बूंद के अंदर दाब अधिक है, बड़ी बूंद में, छोटी बूंद में। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। हम लोगों ने जस्ट देखा भाई द्रव के बूंद के केस में कि जो अंदर में दाब होता है वो 2T/R होता है, यानी ये जो एक्सेस प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। जो बूंदें जितनी छोटी होती है उसके भीतर दाब उतना ही ज़्यादा होता है। देख लो, त्रिज्या जितनी कम दाब उतना अधिक, है ना। त्रिज्या जो है वो जितनी अधिक दाब उतना ही कम, त्रिज्या जो है जितनी कम अंदर में एक्सेस प्रेशर उतना ही ज़्यादा। तो छोटी बूंद में अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। जो एक्सेस प्रेशर है छोटी बूंद में अधिक होती है। एक द्रव से भरी हुई टंकी की तली पर दाब निर्भर करता है। एक द्रव से भरी हुई टंकी है, यह कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देख लिया हुआ है। इसमें क्या है कि द्रव भरा हुआ है। मान लीजिए द्रव का घनत्व रो है और तली से द्रव के सतह की जो ऊंचाई है वो मान लीजिए कि h है। बाहर में मान लीजिए कि वायुमंडलीय दाब है P नॉट। हमसे पूछा है कि द्रव के तली पे यहाँ कहीं पर भी बात कर ले, जो टोटल प्रेशर निकल करके आएगा, टोटल प्रेशर, या फिर बोल दो जो परम दाब होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये बराबर होता है जो वायुमंडलीय दाब है प्लस गेज प्रेशर। कितना होता है, ρGH, है ना, ρGH यानी कि गेज दाब। देख लो किस पर निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, h पर निर्भर करता है कि ये h कितना है, तली के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा, द्रव की प्रकृति पर सही है, घनत्व पर निर्भर करता है मतलब द्रव की प्रकृति पर। तो ये सब तो सही है, ये गलत हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। केश नली में पानी की वक्र सतह के नीचे दाब होगा। केश नली है, और पानी में डुबोया गया है, यानी कि जो चंद्रतल बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना, चंद्रतल ऐसा बनेगा। और क्या है कि इसमें पानी है। ये साइड हमारा क्या है कि कॉनकेव साइड है, ये साइड हमारा कॉन्वेक्स साइड है। और याद करो मैंने आपसे कहा हुआ है कि जो कॉनकेव साइड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से। तो हम बोलेंगे कि वक्र सतह के नीचे दाब होगा कॉन्वेक्स साइड में, ऊपर की ओर के दाब से कम। दो साबुन के बुलबुलों की त्रिज्याएं असमान किंतु पृष्ठ तनाव समान है, सत्य कथन चुने। छोटे बुलबुले का आंतरिक दाब बड़े बुलबुले के आंतरिक दाब से अधिक होता है, तो सही हो जाएगा। देखिए, चाहे बबल्स हो,
चाहे बबल्स हो या फिर ड्रॉप्स हो, दोनों के केस में जो आंतरिक दाब होता है या फिर जो दाब अधिक होता है वो बूंद या फिर जो बुलबुला है जो उसकी त्रिज्या होती है उसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यानी छोटी बूंदे हैं, छोटा बुलबुला है तो उसके अंदर दाब ज़्यादा होगा जो बड़ा वाला जो बुलबुला होगा या फिर जो बड़ी बूंद होगी उसके तुलना में। जब भिन्न व्यास की दो केश नलियाँ किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर रूप से डुबाई जाती है तो जो केश नली है उसमें द्रव किस ऊंचाई तक चढ़ेगा या किस ऊंचाई तक गिरेगा, उस ऊंचाई को बताने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था H = 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r ρg। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। ये थीटा जो है ये स्पर्श कोण है, कॉन्टैक्ट एंगल है। जो कैपिटल T है यह है पृष्ठ तनाव। ये जो R है यह है केश नली की त्रिज्या। केश नली की त्रिज्या यह है द्रव का घनत्व जिसमें केश नली को डुबाया जाता है और यह है गुरुत्वीय त्वरण। यह है गुरुत्वीय त्वरण। अब जो केश नली है भिन्न भिन्न व्यास की है ना, भिन्न भिन्न व्यास की, मतलब आपको यहाँ पर त्रिज्या पर फोकस करना है ना, यहाँ पर जो है आपको त्रिज्या पर फोकस करना है। तो त्रिज्या के साथ देखो ये रिलेशन होता है, त्रिज्या के साथ जो है ये रिलेशन होता है और इसे कहा जाता है ज्यूडिन्स लॉ। ज्यूडिन्स लॉ। ये रिलेशन आपको तब मिलेगा जब T कांस्टेंट हो जाए, कॉन्टैक्ट एंगल कांस्टेंट हो जाए, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, G कांस्टेंट हो जाए, तब ये रिलेशन मिलेगा और इसे बोलते हैं ज्यूडिन्स लॉ, ज्यूडिन का नियम, है ना, ज्यूडिन का नियम। तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो व्यास है और जो त्रिज्या है उसमें सीधा समानुपाती है, वो दोनों एक दूसरे के सीधा समानुपाती होते हैं। तो आप डायमीटर के स्थान पर, व्यास के स्थान पर आप त्रिज्या सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में समान स्तर तक ऊपर चढ़ेगा, दोनों के व्यास अलग अलग है तो समान स्तर तक ऊपर दोनों में नहीं चढ़ जाएगा। अधिक व्यास वाली केश नली में द्रव अधिक ऊपर चढ़ेगा। देखिए जो केश नली है वो जितनी पतली होती है उसकी त्रिज्या या फिर उसका व्यास जितना कम होता है, जो द्रव है केश नली में उतना ही ऊपर चढ़ेगा। कम व्यास वाली केश नली में द्रव कम ऊपर चढ़ेगा, गलत हो जाएगा। कम व्यास वाली केश नली में द्रव अधिक ऊपर चढ़ेगा, सही हो जाएगा। इस R को जितना कम करोगे केश नली में द्रव उतना ही ऊपर जाएगा। केशिकता के कारण द्रव नली में ऊपर चढ़ जाता है यदि स्पर्श कोण, फिर से इस वाले फॉर्मूले को देखिए, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r ρg। अब कहा गया है कि जो केश नली में द्रव जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ जाता है का मतलब क्या हुआ कि जो H है हमारा पॉजिटिव है, केश नली के भीतर द्रव की जो सतह है उससे ऊपर है, मतलब H हमारा पॉजिटिव है। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में देखा हुआ है। H हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पर cos थीटा पॉजिटिव होगा, जब हमारा cos थीटा यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव होगा। और cos थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा जो है हमारा 90 से छोटा होगा, जब थीटा हमारा 90 से छोटा होगा। या फिर सीधा आप ध्यान में रखो ना कि जब भी केश नली में जो लिक्विड है वो राइज करेगा तो जो मेनिस्कस होगा वो आपका कॉन्केव होगा, अवतल होगा। और मेनिस्कस कॉन्केव होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 90 से छोटा होगा। न्यून कोण हमारा आंसर। द्रव नली में ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर जब चढ़ेगा ना, अगर ऊपर चढ़ा जा रहा है तो जो मेनिस्कस है, चंद्रतल है, वो आपको अवतल मिलेगा। और अगर अवतल मिल रहा है मतलब जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 90 से छोटा है। भारहीनता की स्थिति में किसी केश नली को पानी में डुबोने पर उसमें पानी, भारहीनता की परिस्थिति में, देखिए H = 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r ρg। तो भारहीनता के केस में कहने का मतलब जो G है ये आपको 0 मान लेना है, लगभग 0 मान लेना है। ऐसे केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर 0 डालोगे तो ये पूरा टर्म ही अनंत हो जाएगा। तो जो H हमारा ये अनंत हो जाएगा, मतलब अनंत ऊंचाई तक जो है पानी चढ़ेगा केश नली में, अनंत ऊंचाई तक। आप केश नली की लंबाई चाहे कुछ भी ले लो, पानी जो है फिर भी चढ़ जाएगा ऊपर तक।
तो केश नली चाहे जितनी लंबी हो उसे पूरा भर देगा, क्योंकि अनंत ऊंचाई तक जो है पानी चढ़ेगा केश नली में। ठीक है, तो ये है भारहीनता के केस में। एक अखबार के पन्ने पर फाउंटेन पेन से लिखना कठिन है, इसका कारण है क्योंकि जो अखबार के पन्ने होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मिल करके कैपिलरी का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही फाउंटेन पेन की जो निब होती है उसको टच करोगे, वहां से इंक को जो है तुरंत खींच लिया जाएगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू। तो हमारा आंसर यहाँ पर कैशिक तब हो जाएगा। एक ही पदार्थ की बनी दो केश नलियाँ जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 1 मिलीमीटर और R2 2 मिलीमीटर है, द्रव में डुबाई जाती है। एक नली में यानी कि 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाली जो केश नली है उसमें द्रव की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो दूसरे द्रव की ऊंचाई होगी, तो दूसरे में द्रव की ऊंचाई होगी। ज्यूरिन्स लॉ हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ज्यूरिन्स लॉ हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। H जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, यानी कि जो H1/H2 है हम इसे लिख सकते हैं R2/R1। अब यहाँ पर हमें R1 दिया हुआ है, R1 जो है हमें दिया हुआ 1 मिलीमीटर और ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से हम लोग क्या करते हैं कि भाग लगाते हैं, तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, ये सेंटीमीटर है। R2 हमें दिया है क्या, हाँ 2 मिलीमीटर है, तो 2 गुने 10⁻⁻1 हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर देखो H1 हमें दिया हुआ है, H1 हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। H2 हमें चाहिए, तो यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये जो H2 है ये हमारा हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। सी हमारा आंसर। जब एक केश नलिका को पानी में डुबोया जाता है तो H ऊंचाई तक पानी चढ़ता है। यदि केश नलिका की लंबाई H से कम कर दी जाए तो देखिए एक कंटेनर है जिसमें पानी है, केश नलिका को डुबाया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक कंटेनर है जिसमें पानी है और उसमें केश नलिका को डुबाया गया है, और ये नहीं दिया गया है कि जो केश नली है वो कौन से पदार्थ से बनी हुई है, तो हम लोग कांच लेकर के चलेंगे, हम लोग कांच लेकर के चलेंगे। और पानी और कांच के केस में आप जानते हैं कि जो पानी है वो ऊपर चढ़ जाता है केश नली में, अगर मान लो यहीं पर पारा होता तो नीचे गिर जाता, ऊपर चढ़ जाता मतलब ये जो केश नली के बाहर जो पानी की सतह है इससे ऊपर जो है पानी चढ़ जाता है, और जो मेनिस्कस बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये मेनिस्कस बनता है। और ये जो पानी की सतह है और यहाँ पर जो द्रव की सतह है केश नली में, इसी ऊंचाई को H कहा जाता है, इसी ऊंचाई को H कहा जाता है। और यही H निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई R रो G। ये R त्रिज्या है केश नली की। अब सवाल में आपसे ये कहा गया है कि अगर हम केश नली, एक ऐसी केश नली ले जिसकी जो टोटल लंबाई है वो इस H से कम है, तब क्या होगा। पानी बाहर निकल आएगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा, पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा परंतु केश नलिका की लंबाई से कम ही चढ़ेगा। तो आंसर है पानी बाहर नहीं निकलेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। कांच की केश नली को पारे में डुबाने पर, अब देखो केश नली कांच की है और पारे में डुबाया गया है। पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने केश नली जो कि कांच की केश नली थी उसे हम लोगों ने पानी में डुबाया था, इस बार कहा गया है कि भाई पारे में डुबाया गया है, मरकरी में डुबाया गया है। तो जैसे मान लो कि ये जो कंटेनर है उसमें जो मरकरी है उसका लेवल ये है, केश नली के बाहर, केश नली के बाहर लेवल ये है, लेकिन केश नली के अंदर जो पारे की जो स्तर है वो नीचे गिर जाएगी, है ना, नीचे। ये जो बाहर है ना लेवल मरकरी का, उससे नीचे जो है लेवल केश नली में गिर जाएगा। और इस ऊंचाई को H कहा जाता है, और इस ऊंचाई H को निकालने का फॉर्मूला है आपके पास 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई R रो G। इस वाले केस में जब आप H का मान निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो 90 से बड़ा आएगा,
यानी कि कॉस थीटा 90 से बड़ा आएगा तो h का मान निगेटिव आएगा। निगेटिव साइन के साथ आएगा वैल्यू। निगेटिव साइन केवल आपको ये बताएगा कि जो ये h है ये इस सतह से नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये कब मिलेगा हमें, जब ये कांच का हो और इसमें मरकरी हो। यदि केश नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई हो जाएगी। ये रिलेशन लगाएंगे हम लोग, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ज्यूरिन्स लॉ लगाएंगे। यहाँ से H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पर स्मॉल r है, मैंने यहाँ पर कैपिटल लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डायमीटर के साथ भी सेम रिलेशन हो जाएगा, डायमीटर के साथ भी सेम रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि R इज इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2। तो R और D में सीधा संबंध है, तो R को हम रिप्लेस कर सकते हैं डायमीटर के साथ। तो अगर हम इसको 2 टाइम्स कर दें, 2 गुना कर दें, तो ये जो H है ये पहले का हाफ हो जाएगा, तो B हमारा आंसर हो जाएगा। सही संबंध है। तो H बराबर हम लोगों ने देखा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई R रो G। यहाँ से R निकालो तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई H रो G। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई H रो G। ए हमारा आंसर। पृथ्वी पर स्थिर अवस्था में एक केश नली में H ऊंचाई तक पानी चढ़ता है। H का मान बढ़ता है यदि केश नली को ले जाएं। देखो, पृथ्वी पर स्थिर अवस्था में H के मान के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, रो R रो G। ये जो H है ये व्युत्क्रम अनुपाती है गुरुत्वीय त्वरण के। अब H का मान जो है ये बढ़ेगा, H का मान ये बढ़ेगा जब G का मान जो है कम होगा। G का मान कौन से केस में कम होगा, सूर्य पर जाएंगे तो G का मान बढ़ेगा, भाई सूर्य का द्रव्यमान और ज़्यादा होगा। हम अगर पृथ्वी के ध्रुव पर चले जाएं तो भी G का मान हम जानते हैं कि बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी जो है H बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, है ना। G का मान बढ़ेगा तो H का मान घटेगा। हमें देखना है कि कहाँ पर कम होगा, ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में। याद करो, लिफ्ट वाले केस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फोर्स वाले चैप्टर में कि अगर ये A त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जो हमारा G इफेक्टिव आता था वो G प्लस A आता था। मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें देखो ये एक्सेलरेशन जो है ऐड हो रहा है, मतलब G का मान पहले से ज़्यादा हो जाएगा तो H का मान और कम हो जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट जो है A त्वरण से नीचे की ओर आए, वैसे केस में जो हमारा G इफेक्टिव होता है वो G माइनस में A होता है। G में से कुछ मान घट रहा है, मतलब G का मान कम हो रहा है, H का मान बढ़ेगा। नीचे की ओर त्वरित वाला जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। यदि एक केश नली में द्रव का तल गिरता है तो केश नली की त्रिज्या, केश नली में द्रव का तल गिरता है तो केश नली की त्रिज्या बढ़ेगी। H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ज्यूरिन्स लॉ। पृथ्वी पर किसी केश नली में जल H ऊंचाई तक चढ़ता है, चंद्रमा की सतह पर इसी केश नली में जल स्तंभ की ऊंचाई होगी। तो H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई R रो G। तो H जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब चंद्रमा पर हमें पता है जब जाएंगे तो इस G का मान जो कि पृथ्वी पर है उसका 1/6 हो जाएगा। तो ये जो है पहले का 6 गुना हो जाएगा, तो 6H हमारा आंसर हो जाएगा। दो लंबी केश नलियों A तथा B जिनकी त्रिज्या RB है और RA जो है ये बड़ा है RB से, को समान द्रव में डुबोया जाता है, तब यहाँ भी ज्यूरिन्स लॉ लगाएंगे। क्योंकि RA जो है ये बड़ा है RB से, तो जो HA होगा वो आपका छोटा हो जाएगा। जिसकी त्रिज्या कम है उसमें जो H है वो ज़्यादा मिलेगा हमें। तो B की त्रिज्या कम है तो B में जल जो है ज़्यादा ऊपर तक चढ़ेगा। तो B की तुलना में A में द्रव अधिक चढ़ेगा, गलत हो जाएगा। A की तुलना में B में द्रव अधिक चढ़ेगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल चढ़ जाता है क्योंकि ये चढ़ता है कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण।
मिट्टी के तेल के पृष्ठ तनाव के कारण बत्ती में तेल को आकर्षित करती है, बत्ती तेल को आकर्षित करती है। बत्ती द्वारा तेल का विसरण होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। गुरुत्व के विरुद्ध केश नली में पानी चढ़ता है जब नली का एक सिरा पानी में डुबाया जाता है, क्योंकि जब चंद्रतल के ठीक नीचे का दाब वायुमंडल दाब से कम होता है। केश नली में पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो मेनिस्कस बनता है वो ये बनता है। इसके ऊपर वायु है तो इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो P0 होगा और इसके नीचे भी कुछ प्रेशर होगा। ये जो ऊपर वाला साइड है ये कॉनकेव साइड है ना, कॉनकेव साइड है। और ये जो है कॉन्वेक्स साइड है। जो प्रेशर होता है कॉनकेव साइड में वो ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड में जो प्रेशर होता है उसके तुलना में। तो कॉनकेव साइड में P0 प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब, और यहाँ पर जो है P है। तो जब चंद्रतल के ठीक नीचे का दाब वायुमंडल दाब से कम होता है, नीचे का दाब P है जो कि कम है वायुमंडल दाब से, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित व्यास की केश नली में जल h ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि इस केश नली के स्थान पर इसके आधे व्यास की समान केश नली को प्रयुक्त किया जाए तब जल की ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है त्रिज्या के, तो हम त्रिज्या को हटा सकते हैं, डायमीटर डाल सकते हैं। तो अगर इसको आधा कर दिया जाए तो ये पहले का 2 गुना हो जाएगा, तो 2h हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर नंबर 8 समाप्त होता है। जो कुछ भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था टॉपिक्स को थ्योरी के रूप में, उन पे बेस्ड हम लोगों ने MCQ भी बहुत ही अच्छे से कर लिया। मिलते हैं अब लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को आप पढ़ेंगे। देखो, फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, तरल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया तरल के बारे में इस लेक्चर नंबर 8 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, और 2 से 3 लेक्चर्स और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।